हेलो एवरीवन। तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में पहला टॉपिक वह है वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में जो अभी हम पहले वित्त के बारे में जानेंगे। वित्त क्या है? तो वित्त जो है मुद्रा के उपयोग के अधिकार को हम वित्त कहते हैं। और वित्त का जो आधार होता है वो लाभांश और ब्याज के रूप में होता है। तो हम इसी को जो है हम वित्त कहते हैं। तो वित्त जान लिया हमने। अब वित्तीय व्यवस्था क्या होती है? तो वित्तीय व्यवस्था जो है वित्तीय उपकरण, वित्तीय संस्था और वित्तीय सेवाओं, इन सभी का जो है सम्मिलित रूप को ही हम वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। तो वित्तीय जो व्यवस्था है यह बचतकर्ता और निवेशक के मध्य की जो है एक कड़ी के रूप में कार्य करती है, नियामक के रूप में कार्य करती है वित्तीय व्यवस्था। अब हम वित्तीय बाजार क्या है? वित्तीय बाजार क्या है? तो वित्तीय बाजार जो है जब लेन देन जो है वित्तीय बाजार में जब लेन देन आधिक्य वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर होता है तो हम उसे वित्तीय बाजार कहते हैं। और वित्तीय बाजार जो होता है इसको सुचारू रूप से जो है बनाए रखने के लिए जो है वित्तीय संस्था, वित्तीय उपकरण और वित्तीय जो है सेवाएं जो है आदि का प्रयोग करके जो है इसको जो सुचारू रूप से वित्तीय बाजार को जो बनाए रखा जाता है। तो मेरा कहने का अर्थ था आधिक्य वाले क्षेत्र में जो है वित्तीय संस्था आ जाएगा बैंक जो है आधिक्य वाला क्षेत्र होता है। और जो ग्राहक होता है जो कि बैंक से ऋण लेता है वो कमी वाले क्षेत्र होता है। तो जो वित्तीय संस्था बैंक है ये आधिक्य वाले क्षेत्र है। अब ये जो है ग्राहक को जो है वित्तीय सेवा प्रदान करेगा ऋण के रूप में। अब जो ग्राहक है वो फिर बैंक को जो है मूलधन और प्लस ब्याज सहित जो है बैंक को ऋण चुकाएगा। तो इस प्रकार जो है इसी को हम वित्तीय बाजार के नाम से जानते हैं। तो जो वित्तीय बाजार का महत्व क्या है? तो वित्तीय बाजार जो है संसाधनों की गतिशीलता में सहायक होता है। और वित्तीय बाजार जो है बचत को निवेश में परिवर्तन करने की जो प्रवृत्ति होती है इसमें। और ये जो है वित्तीय बाजार जो है बचत की जो प्रवृत्ति होती है उसको प्रोत्साहित करता है, बचत करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। और ये जो है अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर में भी जो है समृद्धि दर को भी जो प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रकार जो है वित्तीय बाजार का जो महत्व है वो अधिक महत्व जो है काफ़ी महत्व है। अब हम भारत में जो है वित्तीय बाजार के जो है दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है मुद्रा बाजार जो होता है वित्तीय बाजार में पहला मुद्रा बाजार, दूसरा पूंजी बाजार। तो जो मुद्रा बाजार होता है इसमें जब वित्त का लेन देन जो होता है अल्पकालिक अवधि की तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है तो हम उसे मुद्रा बाजार कहते हैं। अल्पकालिक अवधि कहने का अर्थ है 1 वर्ष या उससे कम। दूसरा है पूंजी बाजार में जब वित्त का लेन देन दीर्घ अवधि की तरलता मतलब अधिक समय की दीर्घ अवधि की तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है तो उसे हम जो है किया जाता है तो उसे हम पूंजी बाजार कहते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट। तो इस प्रकार जो है हम जो है वित्तीय बाजार के 2 प्रकार होते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार भी 2 प्रकार का होता है। भारतीय मुद्रा बाजार संगठित और असंगठित 2 भागों में बटा हुआ है। संगठित कहने का अर्थ है जो संगठित मुद्रा बाजार होता है ये जो है इसमें जो वित्त का इसमें जो है जब वित्त का लेन देन जो है एक निश्चित नियमावली के तहत किया जाता है, एक निश्चित नियम प्रक्रिया के तहत किया जाता है तो किया जाता है तो उसी को हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। तो जैसे हमारी भारतीय बैंकिंग जो व्यवस्था है वो संगठित क्षेत्र है क्योंकि इसमें जो है वित्त का जो लेन देन होता है एक निश्चित नियम प्रक्रिया के तहत किया जाता है। दूसरा है असंगठित क्षेत्र उसे कहते हैं जिसमें जो है नियम और कानून का कोई वैल्यू नहीं होता है। मतलब इसमें मौखिक रूप से जो है निर्णय लिए जाते हैं, जैसे कि सेठ और साहूकार। तो जो हमारे भारत का जो पहले का जो मुद्रा बाजार था वो अधिक जो है असंगठित क्षेत्र पर केंद्रित था क्योंकि जो उस समय जो बैंक मौजूद नहीं थे तो लोग जो है सेठ और साहूकारों से ऋण लेते थे। तो जो सेठ और साहूकार थे उनको जो है ब्याज दर का निर्धारण करने का अधिकार उनको खुद को होता था। तो वे अपने हिसाब से जो है अपने लाभ के लिए जो है अधिक ब्याज दर वसूलते थे, जिससे जो ग्राहक होते थे, नागरिक होते थे, जनता होती थी वो अधिक जो है ऋण जाल में फंस जाते थे। तो इस प्रकार जो है अब जो है असंगठित क्षेत्र की जो महत्ता है इसका जो भागीदारी है ये एकदम ख़त्म हो गया है क्योंकि हमारे हर देश के हर कोने में जो बैंकिंग सेवा मौजूद है तो इसलिए लोग जो है बैंक से ही ऋण लेना अधिक प्रेफर करते हैं और उसमें जमा भी करते हैं। तो इस प्रकार जो भारतीय जो बैंकिंग व्यवस्था है, भारतीय मुद्रा बाजार है, वह संगठित क्षेत्र पर जो है अब केंद्रित हो गई है। नेक्स्ट जो है वो हम लिक्विडिटी, तरलता क्या है? तरलता उसे कहते हैं जो कम समय में और कम हानि में उसको नकद में परिवर्तित कर दिया जाता है तो हम उसी को तरलता कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। जैसे कि
गोल्ड, जैसे सोना है, सोने की जो तरलता है परिसंपत्ति से जो है प्रॉपर्टी से परिसंपत्ति से अधिक होती है, क्योंकि हम सोने को जो है कम समय में और बिना कोई हानि के जो है उसको हम तुरंत नगदी में परिवर्तित कर दें, मतलब तुरंत हम उसको मार्केट में ले जाकर उसको बेच कर जो तुरंत कैश अपने पास नगद रख सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी होता है उसको बेचने में समय लगेगा, उसमें हानि भी हो सकती है। तो इस प्रकार जो है हम जो गोल्ड की लिक्विडिटी होती है वो प्रॉपर्टी से अधिक होती है। तो जैसे कि जो लिक्विडिटी तरलता है, तरलता के जो है कई जो है लाभ भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब हम जैसे लिक्विडिटी वाले जो है एसेट्स कौन से हैं, परिसंपत्ति कौन से लिक्विडिटी वाले, तो जो है कैश में नगदी में जो है अधिक लिक्विडिटी होती है और बैंक बैलेंस में अधिक लिक्विडिटी है, क्योंकि नगदी से जो हम कुछ भी चीज़ जो है खरीद सकते हैं तुरंत बिना समय और बिना हानि के। और जो है बैंक बैलेंस, अगर हम बैंक में कोई पैसा रखे हैं तो हम तुरंत जाकर उसको निकाल कर नगद ले सकते हैं अपने पास। तो इस प्रकार जो है पैसे और बैंक बैलेंस की लिक्विडिटी अधिक होती है। जबकि रियल इस्टेट जैसे कि मकान, कोई वस्तु, इमारत, इन सबको बेचने में जो है समय लगता है, तो इसीलिए इनकी लिक्विडिटी कम होती है। तो इस प्रकार जो है इसी को हम लिक्विडिटी तरलता कहते हैं। और जो परिसंपत्ति होता है, परिसंपत्ति 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है भौतिक परिसंपत्ति, दूसरा वित्तीय परिसंपत्ति और तीसरा जो होता है वो बौद्धिक परिसंपत्ति होता है। तो भारत में 3 प्रकार की परिसंपत्तियाँ मौजूद होती हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो है RBI के बारे में पढ़ेंगे। RBI जो है ये हमारा केंद्रीय बैंक है, इसको केंद्रीय बैंक के रूप में हम जानते हैं और इसका 2 ही काम होता है, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। तो RBI जो है इसकी संरचना और कार्यप्रणाली जो है RBI अधिनियम 1934 के द्वारा जो है किया जाता है, संचालित होता है। और जो है जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था है, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था है, इसका जो नियमन होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के से जो है के द्वारा होता है। तो अब हम जो है RBI के संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो RBI है, RBI के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण और मुख्य निर्णय होते हैं बैंकों से संबंधित, वो जो है केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा लिया जाता है। और जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड होता है वो जो है स्थानीय बोर्डों की जो है सलाह से वह निर्णय को जो है लागू करता है। उस निर्णय को लागू करने में जो है स्थानीय बोर्डों की सलाह लेता है। तो इस प्रकार जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड है उसमें जो है एक गवर्नर होता है और जो है एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं। तो इन गवर्नर और उप गवर्नरों की जो नियुक्ति होती है वो भारत सरकार द्वारा जो है RBI अधिनियम 1934 के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार इन गवर्नरों और उप गवर्नरों की नियुक्ति जो है इनके द्वारा की जाती है। और जो भारत सरकार है वो इन गवर्नरों और उप गवर्नरों को पुनर्नियुक्त भी कर सकते हैं उनके पद पर, मतलब ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड है इसमें 10 जो है ऐसे निदेशक नियुक्त किए जाते हैं जो देश के विभिन्न अर्थव्यवस्था क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। तो केंद्रीय निदेशक बोर्ड में 10 निदेशक नियुक्त किए जाते हैं, एक गवर्नर, 4 उप गवर्नर होता है और 4 हमारे भारत में 4 स्थानीय बोर्ड है, तो 4 स्थानीय बोर्ड के निदेशक मौजूद होते हैं। तो ये सब मिलकर जो है निर्णय लेते हैं और निर्णय को लागू करते हैं। तो इस प्रकार जो है भारत में जो है केंद्रीय निदेशक बोर्ड की जो बैठक होती है, एक वर्ष में जो है अधिकतम जो है 6 बैठकें होना अनिवार्य होता है। और वर्तमान समय में जो है RBI के पास जो है 4 स्थानीय बोर्ड हैं, जो कि केंद्रीय निदेशक बोर्ड को जो है उनके आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए, देश के अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्रों के हितों को पूरा करने के लिए जो है केंद्रीय निदेशक बोर्ड को सलाह देने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार अब हम जो है RBI के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो RBI के जो है 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक तो केंद्रीय बैंक के रूप में, दूसरा जो होता है उसके विकासात्मक कार्य होते हैं। तो पहला जो केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य होता है, इसमें पहला कार्य होता है बैंकों का नियमन करना। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो है सभी बैंकों का नियमन करने का जो कार्य होता है वह RBI द्वारा किया जाता है। इसका दूसरा केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य होता है, यह जो है कागजी मुद्रा को जारी करता है, कागजी मुद्रा को छापने का कार्य करता है। तीसरा होता है ये जो है सभी बैंकों को जो है लाइसेंस देता है, तो कोई भी अगर नया बैंक मार्केट में आता है तो उसको लाइसेंस देने का जो कार्य होता है वह RBI करता है। केंद्रीय बैंक के रूप में इसका चौथा कार्य ये होता है कि यह मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। तो
इस प्रकार अब हम इसके विकासात्मक कार्य देखेंगे। इसके विकासात्मक कार्य में ये है कि ये जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की जो है वित्तीय समावेशन का जो विस्तार करता है और वित्तीय साक्षरता को जो है बढ़ावा देने में सहायता करता है। और इसका तीसरा जो है ये जो है वित्तीय व्यवस्था से संबंधित जो है आधुनिकता, वित्तीय व्यवस्था का जो है आधुनिकीकरण करने का कार्य करता है। और ये जो है भारत सरकार का जो राजकोषीय नीति है उसके साथ सम्मिलित रूप से सामंजस्य बिठाकर जो है आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने का कार्य करता है। और ये जो है विदेशी विनिमय बाजार जो है का नियमन करने का कार्य करता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के साथ जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व भी करता है। और ये बैंकों का बैंकर जैसे मतलब ये अंतिम उधारदाता के रूप में भी कार्य करता है और ये सरकार का बैंकर भी होता है। तो ओवरऑल हमने आरबीआई के बारे में जाना। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या है? तो जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति एक ऐसी जो मौद्रिक नीति है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई जो है आरबीआई जो उस नीति से जो है उस नीति के द्वारा जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को कम करता है और इस नीति से जो है तरलता का समायोजन भी किया जाता है, तरलता को कम किया जाता है मार्केट में। और इसका जो और ये जो होती है देश की जो आर्थिक स्थिति होती है, देश की आर्थिक नीति होती है, उसका जो है यह जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मौद्रिक नीति। और ये इसका जो कार्य होता है वो मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना, ब्याज दर का नियंत्रण करना, मुद्रा की आपूर्ति को देखना, तो ये सब जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं मौद्रिक नीति करता है। और हमने पढ़ा केंद्रीय बैंक के आरबीआई के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य में कि मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, मौद्रिक नीति का नियमन करने का जो कार्य होता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार मौद्रिक नीति से जो है आरबीआई जो है मार्केट में जो है तरलता का समायोजन करता है और मौद्रिक नीति और आर्थिक समृद्धि दर को जो है देखता है। तो इस प्रकार आरबीआई जो है सरकार की जो राजकोषीय नीति है उसके साथ सामंजस्य बिठाकर जो है इस प्रकार का जो कार्य होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है, वह करने का कार्य करते हैं। अब हम एमपीसी के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एमपीसी है एमपीसी नहीं, मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या हैं? तो इसके जो उद्देश्य है तरलता को नियंत्रित करना, देश में तरलता को नियंत्रित करना, मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना। और इसका कार्य होता है कीमत स्थिरता और विनिमय स्थिरता पर जो है नज़र रखना और उसको बनाए रखना और बढ़ावा देना। और आर्थिक समृद्धि दर और मुद्रास्फीति दर के मध्य जो है एक तालमेल सामंजस्य बिठाए रखना। और इसका उद्देश्य जो होता है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी होता है और मुद्रा की स्थिरता को तो बनाए रखना इसका उद्देश्य होता ही है। और मौद्रिक नीति जो है रोजगार के जो है नए अवसर भी प्रदान करने का कार्य करती है, रोजगार के नए अवसर भी देती है। तो इस प्रकार हमने जो मौद्रिक नीति के उद्देश्य के बारे में देखा। मौद्रिक नीति के जो है दो प्रकार होते हैं, एक कठोर मौद्रिक नीति होती है, एक सस्ती मौद्रिक नीति होती है। जो सस्ती मौद्रिक नीति है इसमें जो है इसके अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत जो ब्याज दर होता है उसमें कमी किया जाता है। तो ब्याज दरों में जब कमी किया जाता है तो इसके तरलता में वृद्धि हो जाती है। तरलता में वृद्धि होने से जो है निवेश, औद्योगिक उत्पादन और निवेश की जो उत्पादकता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। और दूसरा जो है कठोर मौद्रिक नीति है। कठोर मौद्रिक नीति में जो है ब्याज दरों में वृद्धि कर देता है। आरबीआई जो है ब्याज दरों में वृद्धि कर देता है जिससे बाजार में जो है तरलता की जो मात्रा होती है उसमें कमी आ जाती है। तो इस प्रकार जो है ब्याज दर में वृद्धि करने से जो है औद्योगिक जो उत्पादन होता है, औद्योगिक उत्पादन जो है रुक जाता है, मतलब समृद्धि दर ग्रोथ रुक जाती है अर्थव्यवस्था की। तो यह नीति जो है आर्थिक समृद्धि के विपरीत, आर्थिक समृद्धि पर जो होता है, आर्थिक समृद्धि दर जो होता है उसको जो है विपरीत रूप से प्रभावित करती है। तो जैसे कि मौद्रिक नीति की जो सस्ती मौद्रिक नीति में जो ब्याज दरें कम होती हैं तो तरलता अधिक होती है, तरलता अधिक होने से ग्रोथ बढ़ता है अर्थव्यवस्था का। कठोर मौद्रिक नीति में ब्याज दरें अधिक होती हैं तो तरलता कम हो जाता है, तरलता कम होने से मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन इन दोनों का जो है विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है।
क्योंकि कठोर जब नीति अपनाई जाती है, मौद्रिक नीति की जब कठोर नीति अपनाई जाती है तो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रुक जाती है, विकास रुक जाता है। और जब सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाती है तो मार्केट में जो है, बाज़ार में मुद्रास्फीति, महंगाई अधिक बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति यानी पैसे अधिक हो, तरलता अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार जो है, इसका जो है मौद्रिक नीति के दोनों प्रकारों का अपने आप में जो विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में जो संशोधन किया गया, और संशोधन करने और इसमें जो है संशोधन के द्वारा जो है लचीली मुद्रास्फीति दर का जो है लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, मतलब सस्ती मौद्रिक मुद्रास्फीति दर का जो लक्ष्य निर्धारित करने, तो आरबीआई को जो है कुछ सांविधिक अधिकार प्रदान किए गए थे। और इस अधिनियम में संशोधन किया गया कि भारत सरकार जो है आरबीआई के साथ मिलकर जो है प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार जो है मुद्रास्फीति दर का निर्धारण करेगी, और उसी मुद्रास्फीति दर पर जो है देश की जो है महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा। तो इस प्रकार वर्तमान में जो है वर्ष 2026 तक मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया। फिर 2026 के बाद जो है फिर मुद्रास्फीति दर निर्धारित किया गया। जैसे कि वर्तमान में जो है 4% से 2%, 4 से 2% के बीच में जो है मुद्रास्फीति दर को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रकार हम जो है मौद्रिक नीति के उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे, साख नियंत्रण नीति के उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके उपकरण में जो है 2 उपकरण होते हैं, मात्रात्मक उपकरण होता है, दूसरा गुणात्मक उपकरण होता है। तो मात्रात्मक उपकरण में पहला होता है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LAF के 2 प्रकार होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। दूसरा जो प्रकार है VRR है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। तो इसका 2 प्रकार है, CRR और SLR। और इसका जो नेक्स्ट है वो है बैंक रेट है। फिर नेक्स्ट है INSF रेट। तो इस प्रकार जो है मात्रात्मक उपकरण के प्रकार हैं। गुणात्मक उपकरण के भी प्रकार होते हैं, जैसे नैतिक दबाव, साख राशनिंग, MLC, तो मार्जिन लिमिट कंट्रोल। तो इस पर ये जो है गुणात्मक उपकरण में आते हैं। तो हम इनके बारे में जानेंगे डिटेल में। पहला जो मात्रात्मक उपकरण ये अर्थव्यवस्था में केवल मुद्रा की मात्रा को जो नियंत्रित करने का कार्य करता है, और यह प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण में जो है सहायक होता है, मुद्रा की आपूर्ति में सहायक होता है। तो पहला है इसमें LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। तो ये जो तरलता समायोजन सुविधा है, ये अर्थव्यवस्था में जो है अर्थव्यवस्था की अल्पकालिक अवधि की जो है तरलता को जो समायोजित करने का कार्य करता है, अल्पकालिक अवधि की। अर्थात ये मौद्रिक नीति के जो है अल्पकालिक अवधि को पूरा करने में जो है बैंकों की जो है मदद करता है। तो इसका उद्देश्य जो होता है तरलता के प्रबंधन करना होता है, मुद्रास्फीति पर जो है नियंत्रण रखना होता है, ब्याज दरों का प्रभाव कम करना होता है। तो इसका उद्देश्य LAF का यही होता है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जाए, ब्याज दरों का प्रभाव कम किया जाए और तरलता का प्रबंधन किया जाए। पहला इसका जो उपकरण है वो है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह दर होता है जिस पर रेपो रेट का जो निर्धारण होता है वो RBI द्वारा किया जाता है। रेपो रेट के आधार पर जो है RBI जो है अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को जो है अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण देता है। अब ऋण देता है, इसी को हम रेपो रेट कहते हैं। तो जो रेपो रेट इस प्रक्रिया में जो है ऋण का जो आधार होता है वैध प्रतिभूतियाँ होती हैं, वैध प्रतिभूतियाँ ही होती हैं। ऋण का जो आधार होता है, रेपो रेट अधिक होती है तो बैंकों की तरलता में कमी आ जाती है। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जो है वह रेट होता है जिस पर जो है RBI जो है बैंकों से ऋण लेता है, खुद ऋण लेता है, मतलब ऋण लेकर जो तरलता का संयोजन करने का कार्य करता है। इसका भी निर्धारण जो होता है RBI द्वारा किया जाता है। तो जैसे ये दोनों उपकरणों से महत्वपूर्ण होते हैं जिसके द्वारा RBI जो है मार्केट में तरलता का संयोजन करता है, तरलता को कम करने का कार्य करता है। जब रिवर्स रेपो रेट अधिक होता है तो बाज़ार में तरलता भी कम हो जाती है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट में जो है जो बैंक होते हैं वो जो है RBI को ऋण देना अधिक प्रेफर समझते हैं, क्योंकि RBI जो है RBI पर विश्वास होता है, विश्वास पात्र होता है। तो
तो हमेशा जो है रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट की जो दर होता है वो कम होता है। तो वर्तमान समय में जो रेपो रेट है वह 6.50% है, जबकि रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% है। तो ये प्रकार ये जो प्रतिशतता है वर्तमान समय में है रेपो रेट रिवर्स रेपो। प्रतिभूति क्या होती है? प्रतिभूतियाँ वे होती हैं प्रतिभूति जो वे परिसंपत्तियाँ या फिर वे दस्तावेज या फिर वस्तुएं होती हैं जिनके द्वारा जो पूंजी को एकत्रित बाजार में जो है पूंजी को एकत्रित किया जा सकता है। तो जो दस्तावेज या फिर वस्तुएं जो है जो प्रतिभूतियाँ जो है सरकार द्वारा जारी की जाती है तो उन्हें सरकारी प्रतिभूतियाँ कहते हैं। बाकी जो अन्य के द्वारा जो प्रतिभूति निवेश कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो उपकरण है वो है BRR वेरिएबल रिजर्व रेशियो, परिवर्तनीय कोष अनुपात। तो BRR के जरिए जो है RBI जो होता है RBI के नियमानुसार जो प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को जो है अपनी कुछ जो राशि होती है वो RBI के पास सुरक्षित रखनी होती है जो है। तो इसी को जो है और यद्यपि यह जो है परिवर्तित होती रहती है। तो और यह जो रिजर्व होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक तो पहला होता है CRR और दूसरा SLR। CRR कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो CRR में जो है जो CRR का जो निर्धारण होता है वह RBI द्वारा किया जाता है। तो जो बैंक होते हैं अनुसूचित व्यापारिक जो बैंक होते हैं RBI अधिनियम 1934 की धारा जो है 42 के अनुसार जो प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपने NDTL का कुछ प्रतिशत जो है RBI के पास सुरक्षित रखना होता है, वो भी नकदी यानी कैश के रूप में सुरक्षित रखना होता है। और RBI द्वारा जो है CRR की जो है राशि पर जो है किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है। मतलब जब बैंक CRR के रूप में RBI के पास जो नकदी रखते हैं उस पर RBI उन्हें कोई ब्याज नहीं देता है। तो CRR का जो प्रयोग है ना केवल तरलता के प्रबंधन के लिए किया जाता है बल्कि जो है बैंकों का नियमन करने में भी किया जाता है, क्योंकि इससे बैंकों का जो बैंक बैलेंस होता है वह सुरक्षित रहता है। क्योंकि बैंकों के पास अधिक तरलता हो जाएगी तो वे जो है अधिक ऋण देंगे। तो इस प्रकार मार्केट पे जो महंगाई होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसी को देखते हुए जो RBI जो अपने पास कैश रिजर्व रेशियो रखवाता है प्रत्येक बैंक से। दूसरा है SLR सावधिक तरलता अनुपात जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंकिंग नियमन अधिनियम जो है अधिनियम 1949 की जो धारा है 24 के अनुसार जो है प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपने NDTL का कुछ जो प्रतिशत है हिस्सा है स्वयं के पास रिजर्व के रूप में रखना होता है। मतलब खुद के पास